हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल। हम पढ़ रहे हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स, पुष्पी पादपों का शरीर। इस क्रम में हमने पादपों में पाए जाने वाले सरल ऊतक और जटिल ऊतक के बारे में स्टडी किया। सरल ऊतक के अंतर्गत वे ऊतक आते हैं जिनकी संरचना लगभग एक समान, जिनमें कोशिकाएं जो होती हैं एक समान कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है आकार प्रकार में, और इनका कार्य जो है वो उतना ज़्यादा जटिल नहीं होता। इनकी संरचना भी जटिल नहीं होती है। इनमें जीव द्रव्य जो है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, और साथ ही साथ इनमें जो कोशिका भित्ति लिग्निन के या सेल्यूलोज के कार्य के आधार पर हो सकता है। इनका कार्य सरल रूप से यांत्रिक सहारा प्रदान करना या बाहर से सपोर्ट प्रदान करना इत्यादि होता है। जटिल ऊतक में हमने देखा कि इनकी जो कोशिकाएं होती हैं आपस में मिलकर जटिल कार्य को करने के लिए निर्मित होती है, जैसे फ्लोएम और जाइलम जो संवहन का कार्य करती है। तो आज हम पढ़ते हैं ऊतक तंत्र के बारे में, टिश्यू सिस्टम के बारे में। तो टिश्यू सिस्टम में विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जो ऊतक होते हैं उनका कार्य भी भिन्न भिन्न होता है, और उसके आधार पर उनकी जो कोशिकाओं की संरचना है वो उसी प्रकार होती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम लें तो पत्तियों का कार्य जो है वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाने का काम होता है। तो भोजन बनाने के लिए पत्तियों में हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके जाइलम के द्वारा लाए गए जल और वायुमंडल से अवशोषित किए गए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके सरल कार्बोहाइड्रेट या भोजन का निर्माण करता है। तो उसकी कोशिकाओं में इस प्रकार की संरचना पाई जाती है। तने का मुख्यतः कार्य होता है यांत्रिक सहारा प्रदान करने का, और इस प्रकार उसमें जो पाई जाने वाली कोशिकाएं हैं वो उस कार्य को करती है। जड़ का कार्य मुख्य रूप से जल और खनिज लवण का अवशोषण करने का काम होता है, तो वो उस प्रकार के कार्य के लिए निर्मित होती है, और ये सभी मिलकर एक ऊतक तंत्र का निर्माण करते हैं। लेकिन अगर हम इन जनरल पौधों में ऊतकों की बात करें तो कुछ संरचनाएं तो जड़, तना और पत्ती सभी में पाया जाएगा, और कुछ संरचनाएं जो है वो अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार का पाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए बाह्य ऊतक, सबसे बाहर का जो बाह्य त्वचा होती है वो सभी में होगा, है ना। तो जो बाह्य त्वचा होता है, बाह्य त्वची ऊतक तंत्र में जैसे जड़ है, तो जड़ भूमि के अंदर रहता है, और ये जल का अवशोषण करने के लिए उपयुक्त है। तो इसकी जो भित्ति होती है ये केवल सेल्यूलोज की बनी होगी, इसकी कोशिकाओं की भित्ति, और ये आसानी से जल को अवशोषित करने वाली और जल के साथ साथ खनिज लवण को अवशोषित करने वाली होती है। चूंकि अंधेरे स्थान पर जमीन के अंदर नमी में रहती है हमेशा, इसलिए इसमें जल को अवशोषित करने के लिए मूल रोम जैसी संरचना इसमें पाया जाता है। ठीक है। इसी प्रकार तना की बात करें तो तना जो है वो वायु में रहता है, पौधे को सीधा रखने का काम करता है। बाहर के जो भी एटमॉस्फेयर का धूप है, गर्मी है, उससे बचाने के लिए ये रहता है। तो इसकी जो बाह्य त्वचा है इसमें क्यूटिकल का लेयर पाया जा सकता है, या बाह्य त्वचा जो है वो बाद में डेड हो सकती है, छाल के रूप में परिवर्तित हो सकती है। एक बीजपत्री जो पौधे हैं उनकी त्वचा जो है वो, त्वचा का जो बाह्य त्वचा है वो चिकनी होती है या रोएदार होता है, इसमें कांटे के समान संरचना पाई जाती है या रोम के समान संरचना पाई जाती है। और जल में जो पौधे पाए जाते हैं, जल के अंदर जल से बचाव के लिए इसके जो तना है या पत्ती है इस पर वैक्स या मोम जैसी संरचनाएं होती है ना। एक मोटी परत से पत्तियां जो है वो ढकी होती, तब इसको क्यूटिकल कहा जाता है। तो तने में और पत्ती में दोनों में बाह्य वातावरण में रहने के कारण आंतरिक कोशिकाओं की संरचनाओं के लिए या ऊतकों की संरचनाओं की सुरक्षा के लिए इसमें क्यूटिकल का लेयर पाया जाता है। ठीक है। अब अगर हम आ जाएं बाह्य त्वचा में और कौन कौन सी संरचना पाई जाती है, तो रंध्र या स्टोमेटा का पाया जाना, ये आप देख रहे हैं द्विबीजपत्री में पाए जाने वाला रंध्र है, और ये जो है वो एक बीजपत्री पौधों में पाए जाने वाला रंध्र है। रंध्र मतलब पत्तियों पर, या जब तना हरा होता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सकता है तब उसमें भी छोटे छोटे छिद्र जैसी संरचनाएं पाई जाती है, जिनको रंध्र या स्टोमेटा कहा जाता है। इन्हीं रंध्रों के द्वारा या स्टोमेटा के द्वारा वायुमंडल से ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प का आदान प्रदान पौधे जो हैं वो करते हैं। ठीक है। और ये जो रंध्र पत्तियों की बाह्य त्वचा पर ज़्यादातर पाया जाता है,
रंध्र वाष्पोत्सर्जन और गैसों के विनिमय को नियमित करते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री रंध्र में, तो यहाँ पर सबसे पहले द्विबीजपत्री रंध्र को देखें। द्विबीजपत्री रंध्र, ये जो बीज का है वो रंध्र है, छिद्र है, ठीक है। उसको सपोर्ट करने के लिए 2 सहायक कोशिकाएं हैं। यहाँ पर हम द्विबीजपत्री रंध्र की संरचना देख रहे हैं। बीच में रंध्र होता है और उसको सपोर्ट किए हुए 2 कोशिकाएं होती हैं, जिनको द्वार कोशिका कहा जाता है। द्वार कोशिका की संरचना यहाँ पर सेम के बीज के आकार का एक किडनी शेप्ड होता है। इसमें जो अंदर की भित्ति होती है वो मोटी होती है और जो बाहर की भित्ति होती है वो पतली होती है। और क्लोरोप्लास्ट की प्रचुर मात्रा इनमें पाया जाता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में जो है ये सहायक होते हैं। द्वार कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट होने के कारण ये प्रकाश संश्लेषण ज़्यादा करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के गैसों के आदान प्रदान में ये जो रंध्र सहायक होते हैं, इसलिए इनमें सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। बाकी कोशिकाओं जैसे केंद्रक होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, सभी होता है, पर इसमें क्लोरोप्लास्ट की मात्रा ज़्यादा होती है। ये गाढ़े हरे रंग की होती है और इसकी जो भित्ति की असमानता है, अंदर की ओर मोटी भित्ति और बाहर की ओर पतली भित्ति का पाया जाना, ये रंध्र को खोलने और बंद होने में सहायक होते हैं। इनसे जो लगी हुई कोशिकाएं होती हैं, ये रंध्र के खुलने और बंद करने में सहायक होते हैं। तो इनकी भी जो कोशिका द्रव्य होता है वो बाकी कोशिकाओं से थोड़ा सा अलग हटके होता है, इसलिए इनको सहायक कोशिकाएं कहते हैं। एक बीजपत्री पौधे में हम देख रहे हैं, इनकी जो द्वार कोशिकाएं हैं, ये रंध्र है, बीच में रंध्र है, और इनका जो द्वार कोशिकाएं हैं वो डंपल शेप्ड होती है। और इसमें इसकी जो सहायक कोशिका है वो केवल यहाँ पर हम 2 ही देख पा रहे हैं। द्विबीजपत्री पौधों में जो रंध्र होते हैं वो निचली सतह पर होते हैं। पत्तियों को, आपने द्विबीजपत्री पत्तियों को देखा होगा, इस प्रकार रहता है। एक तरफ जो है वो सूर्य का प्रकाश ज्यादा पड़ता है और दूसरी तरफ सूर्य का प्रकाश कम पड़ता है। तो जिधर सूर्य का प्रकाश ज्यादा पड़ता है उधर रंध्रों की संख्या बहुत कम या नहीं के बराबर होती है, और जिधर सूर्य का प्रकाश कम पड़ता है यानी निचले साइड पर रंध्र की संख्या ज्यादा होती है, ताकि वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जल की हानि को कम किया जा सके। जबकि एक बीजपत्री पौधों में पत्ती का जो दोनों सतह है ना, जैसे घास वगैरह में देखेंगे, इसका दोनों ही सतह में सूर्य का प्रकाश जो है वो बराबर मात्रा में पड़ता है। तो वहां पर रंध्र पानी के जल वाष्प की हानि को कम करने के लिए रंध्रों की संख्या जो है वो दोनों ही सतहों पर कम होता है, ठीक है। और बाह्य त्वचा की कोशिकाओं पर हमने अभी रोम का तो जिक्र किया था, इसमें मूल रोम होता है। बाह्य त्वचा की कोशिकाओं का एक कोश की दीर्घीकरण है ना होता है, एक कोश की दीर्घीकरण स्वरूप होता है, जो कि जल एवं खनिज तत्वों के अवशोषण में सहायक होता है। जो मूल रोम होता है वो केवल एक ही कोशिका से बना होता है, ताकि आसानी से जल और खनिज लवण का अवशोषण कर सके। त्वचा पर पाए जाने वाले ये बाह्य त्वची रोम त्वचा रोम या ट्राइकोम्स कहलाते हैं। प्ररोह तंत्र में ये त्वचा रोम बहुकोशिकीय होते हैं। ये शाखित या अशाखित, कोमल या नरम हो सकते हैं, और कभी कभी इनमें से स्राव भी होता है, जैसे लेटेक्स का, दूध का, गोंद का इत्यादि। ये वाष्पोत्सर्जन से होने वाले जल की हानि को भी रोकने का काम करते हैं।